Dear students, good morning to all of you. I am Archana Jha from Star Plus Public School. Now I am going to teach you the rest part of the chapter Role of the Constitution. In class 8, it is the first chapter of civics. In previous class, we studied about the Constitution, need of law of Constitution, and what is the relation between Constitution and law, legitimacy of law, and various types of act. Now, today we will learn about laws and dissent. आज हम लोग कानून और असहमति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। When a law made by the government is against the interests of the people, then people protest the law by showing their dissent. This happened quite often when India was under the British rule. This still happens sometimes even after India has gained independence. जब भी किसी सरकार के द्वारा लोगों की रुचि के खिलाफ अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो लोग उनमें असहमति जताते हैं, ठीक है, असहमति जताते हैं। ये प्राय देखा गया ब्रिटिश रूल जब था उस समय भी भारत उसका विरोध किए थे। बहुत सारे ऐसे एक्ट थे जिसके खिलाफ इंडिया थे, तो इसके क्या भारत जो है वो खिलाफ हो गए थे। और देखने को ये भी प्राय मिलता है कि भारत की आज़ादी के बाद भी कुछ ऐसे कानून बने जिसके खिलाफ भारत के लोग असहमति जताए, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। अब आए सबसे पहले जाने कि डिसेंट क्या है, सहमति क्या होता है। डिसेंट मीन्स डिसएग्रीमेंट विद ऑफिशियल और जनरली एग्रीड आइडियाज और ओपिनियंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसेंट, कंस्ट्रक्टिव डिसेंट एंड डिस्ट्रक्टिव डिसेंट। डिसेंट मतलब सहमति वो होता है कि किसी भी कार्यालय के द्वारा कोई भी आइडिया या ओपिनियन जो है वो अगर दिया जाता है और लोगों को पसंद नहीं आता है, लोग जब उनके खिलाफ हो जाते हैं तो उसे डिसेंट कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव डिसेंट होते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव डिसेंट होते हैं। हाल ही में जब सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर वाला फैसला हुआ था और एनआरसी वाला लेके जो हुआ था तो देखे थे किस तरह डिसेंट लोगों में जो डिसेंट की भावना हुई थी उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव डिसेंट क्या होता है, देखिए, इट इज ए क्रिएटिव वे ऑफ शोइंग डिसेंट्स। In this form of dissent, people show their disagreement in a peaceful manner instead of resorting to destructive ways. For example, if the students of a university are not happy with a regulation passed by their vice chancellor, they may submit a petition to the vice chancellor to look into the matter instead of resorting to burning furniture or roadblocks etc. ये एक ऐसा तरीका है सहमति का जो पीसफुल मैनर में किया जाता है, यानी शांति तरीके से। अगर कोई तरीका अगर पसंद नहीं है, कोई कार्यालय के द्वारा, कोई सरकार के द्वारा कोई ऐसा रूल अगर कानून बनता है, अगर कोई व्यक्ति को पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है, तो पीसफुल मैनर से जो है इसको समाधान किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई यूनिवर्सिटी में अगर कोई एक्ट, कोई रेगुलेशन पास किया गया वाइस चांसलर के द्वारा, उसे अगर उसको पसंद नहीं आया तो वो वहाँ के जो यूनियन लीडर है वो एक अर्जी देंगे, आवेदन पत्र देंगे वाइस चांसलर को और शांति से इसका समाधान हो सकेगा। जबकि इंस्टेड ऑफ किसी फर्नीचर को तोड़फोड़ किए बिना, रोड ब्लॉक किए बिना, इस तरीके से जो समाधान को निपटाया जाता है उसको कंस्ट्रक्टिव डिसेंट कहा जाता है, ठीक है। दूसरा डिस्ट्रक्टिव डिसेंट, ये जो होता है ये बहुत ही विरोधी तरीके से असहमति यानी कि नुकसानदायक होता है। पीपुल प्रोटेस्ट टू शो डिसएग्रीमेंट टुवर्ड्स द लॉज व्हिच आर नॉट फेवरेबल फॉर देम, like students, communities and union blocks roads and setting public property on fire because they are not happy with the system or the law. This can only bring destruction and unhappiness to all concerned. ये जो होता है ये बहुत ही नुकसानदायक होता है, ये हार्मफुल होता है। जैसे अगर हाल ही में उदाहरण बताया कि किस तरह अगर कोई यूनिवर्सिटी में अगर कोई
लॉ बना तो पसंद नहीं आया तो किस तरह अर्जी देके किया जाता है। यहाँ ठीक विपरीत क्या स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फर्नीचर तोड़ताड़ करते हैं, रोड जाम कर देते हैं, पब्लिक में गाड़ी जला देते हैं। इस तरह जो है वो सारे पब्लिक को नुकसान करते हुए विद्रोह करते हैं। ठीक है, और ये जो होता है सभी जगह अशांति फैला देता है। इस तरह के जो डिसेंट्स होते हैं वो लोगों में क्या आक्रोश पैदा कर देता है। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो डिसेंट है उसका एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है। साल्ट सत्याग्रह जो था वो कंस्ट्रक्टिव डिसेंट का एक एग्जाम्पल, ठीक है। When India was under British rule, the government passed salt law that prevented Indians from making salt from seawater without government permission. Mahatma Gandhi showed his dissent against this law by launching the civil disobedience movement. It started with the Dandi March on 12th March 1930. The march began from Sabarmati Ashram in Ahmedabad and traveled a village called on the west coast of India. After traveling for 25 days and 385 kilometers, the group reached the village of Dandi on 6th April 1930. Gandhiji protested by making the salt himself and threw a challenge to the British government. The British government was shaken by this mass movement. अब जब ब्रिटिश के शासन के अंतर्गत जब वहां की सरकार ने भारत के लोगों को नमक बनाने के लिए जब मना कर दिया गया था तो महात्मा गांधी ने इनका विरोध किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने इनका जो विरोध किया वो कंस्ट्रक्टिव डिसेंट के अंतर्गत, यानी कि शांति रूप से, कोई उसमें तोड़फोड़ नहीं, कोई हंगामा नहीं। उन्होंने क्या किया कि दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में स्टार्ट किया। ये मार्च जो है साबरमती आश्रम, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से स्टार्ट होके जो भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र के पास बसा हुआ गांव है वहां से स्टार्ट होके 25 दिनों का ये यात्रा रहा, जो 385 किलोमीटर, जो कुछ ग्रुप समूह में इन्होंने ये यात्रा की थी और 6 अप्रैल 1930 में जाके खत्म हुई थी और अंत में ये दांडी में जाके खत्म हुई थी। तो ये गांधी जी जो है ये साल्ट जो बनाने का जो विद्रोह किए थे बिल्कुल ही शांति तरीके से किए, कोई नुकसान नहीं, और उन्होंने अपनी बात फिर मनवा ही ली। तो इस तरह के जो विद्रोह हुए थे तो इसे डिसेंट जो हुए थे इनसे कंस्ट्रक्टिव डिसेंट कहा जाता है, जो बिना किसी नुकसान किए हुए अपनी बात को मनवाना, जैसे अनशन कर देना, जो हाल ही में कुछ साल पहले देखिए अन्ना हजारे ने किया था। तो उस तरह अब डिस्ट्रक्टिव डिसेंट का एग्जाम्पल है मंडल कमीशन। ठीक है, Mandal Commission was established in India in 1979 by Bindeshwari Prasad Mandal to give more reservations to SC and ST candidates in various sectors. मंडल कमीशन जो है 1979 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई, ठीक है, उस समय ये कमीशन एक्ट पास हुआ था। इसके तहत जो है SC और ST और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले को जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो रिजर्वेशन थे उनको मतलब उनके कोटा को बढ़ाने के लिए ये एक्ट पास हुआ था। In 1980 the commissioner's report was given in favor of these candidates and members of lower caste known other backward classes and scheduled castes and scheduled tribes। अब ये कमिश्नर रिपोर्ट के जो रिपोर्ट थे वो इनके फेवर में गए और उनका भी यह सहमति 1980 में ये हो गया। They were given exclusive access to a certain portion of government jobs and slots in public universities and recommended charge in these quotas, increasing them from 27% to 49.5%। अब क्या हुआ कि यूनिवर्सिटीज और जितने भी जॉब्स वगैरह में थे उसमें इनका प्रस्ताव रखा गया कि 27% से लेके 49.5% कोटा बढ़ा दिया जाए। ठीक है, जो रिजर्वेशन 27% थी रिकमेंडेड होके 49.5% कर दिया जाए जॉब्स और यूनिवर्सिटीज वगैरह वगैरह। In 1989, a decade after the commission gave its report, VP Singh, the prime minister at that time, tried to implement its recommendation. The criticism was sharp. Colleges across the country held massive protest against it.
Soon after, a student of Delhi University threatened self-immolation in protest of the government's action. His act further sparked a series of self-immolation by other college students and led to a formidable movement against the Mandal Commission. अब ठीक 10 साल बाद जो है, जब राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह वहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बन के आए थे, तो उन्होंने क्या किया कि इसे इम्प्लीमेंट करना चाहा। जब इसे इम्प्लीमेंट करना चाहा तो पूरे दहशत मच गई, पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध मच गया। सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स सब क्या किए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स थे जो जिन्हें रिजर्वेशन नहीं, टीचर में जो जनरल थे, तो वो लोग क्या किए कि पूरा आत्मदाह करना स्टार्ट कर दिए। जब उन्हें एडमिशन नहीं मिला, जब उनके ये हो गया, पूरा ये जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। उनको देखा देखी करके जितने भी अगल बगल के जितने भी कॉलेजेस थे, सभी स्टूडेंट्स जो है वो सुसाइड सेल्फ इमोलेशन मतलब आत्मदाह करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि इस मंडल कमीशन का जो मूवमेंट था वो बहुत ही विकराल रूप दे लिया। तो ये जो था वो डिस्ट्रक्टिव डिसेंट का एक एग्जाम्पल। ठीक, अब anti-liquor campaign. Drinking liquor is a social evil that has resulted in ruining many lives. Poor people waste their hard-earned money on drinking liquor, which is bad for their health. The families suffer due to the death of their breadwinners after drinking spurious liquor. करेक्ट, ये जो शराब पीना है हमारे समाज की बहुत ही जो है वो बुरी आदत, जो बहुत जीवन को बर्बाद करने वाली। ठीक है, लोग जितने भी गरीब आदमी सब जो थे, गरीब लोग सब जो है वो अपने जितने भी पैसा कमाते थे, वो सारे पैसे को जो है उसमें खत्म कर देते थे। तो इससे क्या होता था कि जो भी घर के कमाने वाले सदस्य थे वो इसे पीकर जो है वो जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता था। इसी एट दैट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी ट्राई टू रूट आउट this harmful habit. This is the reason why prohibition of liquor is included in the directive principles of state policy in part 4 of our constitution. उसी समय महात्मा गांधी ने ये जो बुरी कुरीतियां हमारे समाज में है उसको हटाने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए सोचा, और यही कारण है कि हमारे संविधान के जो भाग 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें इसके निषेध, शराब निषेध का जो है वो जिक्र किया गया है। In 1956, a prohibition inquiry committee was formed to examine the problem of alcoholism and suggest steps to control it. The recommendation of this committee were accepted in 1956 and a resolution was passed in the Lok Sabha to make anti-liquor campaign a part of our development program. इस तरह 1956 ईस्वी में प्रोहिबिशन इंक्वायरी जो कमिटी है वो एक अल्कोहलिस्ट के खिलाफ जो है तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है एक योजना बनाई, और ये जो है कमिटी जो है वो एक्सेप्ट हो गई लोकसभा में 1956 में, और इसके खिलाफ जो है अभियान बनाने का जो है वो एक डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो नाउ दिस चैप्टर इज एंड now you solve the all exercise of this chapter yourself. Understood? Now that's all. Thank you.